Good morning, everyone. So today we are going to start surface chemistry. और surface chemistry में तीन part है, which we are going to focus. So actually, surface chemistry is all about what is happening at the surface and how it is helping us in certain, let's say, reactions, right? So one part is about adsorption. Okay, so in surface chemistry, we are going to understand about how adsorption is going to happen and what are the factors which is going to affect adsorption. Another part is catalyst, because all the catalysts, right, these are going to give catalytic action due to adsorption of reactant on its surface. अगर metal catalyst है, कोई भी catalyst है, right, that is going to have, right, adsorption on its surface, and that's how it is going to give catalytic action. We are going to understand catalyst. And third is colloidal solution. So what happens is, if the reaction is happening in solution, okay, so because of, let's say, these small particles, colloidal solution is going to form, and we are going to see, let's say, ये colloidal क्या कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, and what are the properties over here. Okay, ये तीन पार्ट हैं जो हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. और सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडसॉर्प्शन. राइट, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर जस्ट लीविंग इट. तो एडसॉर्प्शन इज नथिंग बट कि कोई भी सॉलिड है, लेट्स से इफ एनी सॉलिड सरफेस इज देयर, और उसकी जो सरफेस है, कोई मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी सरफेस पे आपने देखा होगा 10 पार्टिकल, गैसेस, ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं. So if you want to, let's say, if you really want to see a very clean surface, you want to study कि यहाँ पे क्या हो रहा है, you have to first clean it. तो आपको पहले इसको clean करना पड़ेगा, right? अच्छा, जो चीज एड्सॉर्ब हो रही है ना, right? जो भी चीज एड्सॉर्ब हो रही है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट. एड्सॉर्बेट वेट है ना, substance which is going to absorb on it, on the, let's say, metal surface, है ना, और जिस पर हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट. ठीक है, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. सो लेट्स सी क्या क्या बातें लिखी हुई हैं. There are several examples which reveals that the surface of solid has a tendency to attract and retain molecule of a phase with it comes into contact. अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस पे attraction क्यों लग रहा है ना? So what is happening is there is a boundary, phase boundary है ना. मान लो ये ऐसे फेज बाउंड्री है, इसके इधर तो सॉलिड है और इधर मान लो गैस या लिक्विड कुछ भी है, राइट. अब इस फेज बाउंड्री का मतलब क्या है, इधर पार्टिकल है और इधर भी पार्टिकल है, राइट. जो ये सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, इनका नेट अट्रैक्शन फोर्सेस जीरो नहीं होता है, राइट, है ना. इनको केवल और केवल बल्क की तरफ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, राइट. इधर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल है, जिसको हम एडहेसिव फोर्स के हिसाब से समझते हैं कि ओके, यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ, फोर्स बैलेंस नहीं हुआ, राइट, इधर की तरफ. तो ये क्या करते हैं, इधर वाले पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं. ये फ्लूइड में पड़ा होगा, हाँ. हर इंटरफेस पे यही है, सेम चीज है. जहां पे भी कहीं इंटरफेस आएगा वहां पे फोर्स का इम्बैलेंस रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इम्बैलेंस होने के कारण ये दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, so which reveals that the surface of solid particle has tendency to attract and bring the particle of the phase with which it comes into contact. जिसके कांटेक्ट में आएगा उनके पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट करेगा. These molecules remains only at the surface, do not go deeper into the bulk. So adsorption is a surface phenomena. एक बात याद रखनी है, adsorption is a surface phenomena, occurs only at surface, occurs only at the surface of solid. ठीक है,
एक होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन है ना, और एक है एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमेना, मतलब कोई भी चीज अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे स्पॉन्ज में अगर आप पानी डालोगे, राइट, है ना, वाटर डालोगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड एड्सॉर्प्शन कहाँ पे होगा? केवल और केवल सरफेस पे होगा। तो ये दो टर्म है, दोनों में ध्यान रखना है। ये एड्सॉर्प्शन, एडी है ना, एड्सॉर्प्शन इज surface phenomena, occurs only at the surface. Absorption is bulk phenomena. Bulk phenomena का मतलब uniformly it is going to distribute, right? So these molecule remains only at the surface, do not go deeper into the bulk. Accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of solid or liquid is termed as adsorption. These molecular species or substance which दोनों साथ में भी हो सकते हैं, उनको बोलते हैं सॉप्शन, है ना। एनीवेयर इट इज हैपनिंग टुगेदर तो बोलते हैं सॉप्शन। तो जरूरी नहीं है कि मतलब ये अलग अलग ही होंगे, कभी कभी साथ में भी हो जाते हैं, राइट। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो निकल, पैलेडियम और लेट्स से प्लेटिनम इन पे जाके एब्जॉर्ब होती है, उसके साथ साथ एब्जॉर्ब भी हो जाती है ना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है पैलेडियम और प्लेटिनम में, राइट, एब्जॉर्ब भी हो जाती है, राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपके वॉइड्स होंगे पैलेडियम प्लेटिनम निकल में, उनमें जाके ये घुस जाएगी अंदर। तो मतलब छोटी है ना साइज में मॉलिक्यूल, इसलिए ये केवल और केवल एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन और ऑक्लूजन। एक और टर्म है गैसेस के लिए, इसके लिए एक टर्म आता है ऑक्लूजन। तो इस पे थोड़ी देर में आएंगे इन बातों पे, राइट। अभी यहाँ समझ रहे हैं, molecular species or substance which concentrate on or accumulates at the surface is termed as adsorbate, है ना। The molecular species which concentrate, है ना, at the surface, that is called adsorbate, adsorbate. And the material on the surface of which adsorption takes place is called adsorbent. जिस पर हो रहा है वो adsorbent है, ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं, फिर अभी एक एक करके बात समझते हैं, राइट। एब्जॉर्प्शन अभी इस पे मत आओ, अभी एब्जॉर्प्शन वगैरह पे मत आओ, वी आर गोइंग टू सी दैट पार्ट लेटर, एनआईसी में आएगा अभी आगे, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है? फोर्स इंबैलेंस के कारण हो रहा है, राइट। जिस फेज के कांटेक्ट में आएगा ये जो भी सरफेस आएगी, तो यहाँ फोर्स इंबैलेंसेस होंगे, के कारण एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में दो टर्म है, एक है एड्सॉर्बेट, सब्सटेंस जाके एड्सॉर्ब हो रहा है, एड्सॉर्बेट। जिस पर एड्सॉर्ब हो रहा है एड्सॉर्बेंट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। So adsorption is essentially a surface phenomena. Solid, particularly fine divided state, has large surface area, and therefore charcoal, silica gel, alumina gel, clay, colloidal metal in finely divided state act as a good adsorbent. ये सबको पता है, ये सबको पता है चारकोल, है ना, एड्सॉर्प्शन में यूज होता है। आपने देखा होगा वाटर प्योरिफिकेशन के लिए पहले जो प्रोडक्ट आते थे टाटा स्वच्छ टाइप के, है ना, जिनमें फिल्टर लगा हुआ रहता था, तो वहां पे चारकोल होता है, अगर मान लो आपने देखा भी होगा। तो ये क्या करता है, डस्ट को अपनी तरफ खींच के, है ना, पकड़ लेता है डस्ट को एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। सिलिका जेल, राइट, ये क्या करता है, ये मॉइस्चर को खींच लेता है ऐसे अपनी सरफेस पे, वाटर के पार्टिकल को खींच लेगा इस तरह से, राइट। ये तो कॉमन है, आपने देखे हैं। अभी कह रहे हैं एड्सॉर्प्शन इन एक्शन। तो दीज आर दे आर कंफर्मिंग कि एड्सॉर्प्शन होता कैसे है। तो अगर मान लो एक कंटेनर है, उसमें कोई गैस भरी पड़ी है, वी आर सेइंग Cl2, तो ये एड्सॉर्प्शन और कहाँ यूज होता है ना, जो गैस मास्क होते हैं ना, उनमें भी ये एड्सॉर्प्शन कॉन्सेप्ट यूज होता है, राइट। तो जितनी भी गैसेस होती हैं, जैसे कहीं पे, राइट, पॉइजनस गैसेस हैं, गैस कैन नॉट बिहेव एज एड्सॉर्बेंट, क्योंकि गैस की तो कोई सरफेस ही नहीं है ना, अमन, गैस की सरफेस नहीं है, गैस पे कैसे कोई चीज एड्सॉर्ब होगी?
जिसकी सरफेस है उस पे तो होगा एड्जॉर्प्शन। सॉलिड और लिक्विड के लिए ये मेनली सॉलिड। चलो अभी यहाँ देखते हैं। हाँ, तो मान लो कोई गैस है यहाँ पे, राइट, जैसे क्लोरीन है विच इज पॉइजनस, वी नो दैट, ठीक है। और मान लो, राइट, यू वांट टू लेट्स से सी कि अगर मैं यहाँ पे चारकोल डाल दूंगा तो क्या होगा, है ना। तो अगर आपने फाइनली डिवाइडेड चारकोल डाल दिया तो क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगी, इस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। कैसे पता चलेगा, कैसे कंफर्म होगा कि पहले जो प्रेशर था, मान लो पहले प्रेशर 1 atm था, तो हो सकता है वो प्रेशर घट के फिर 0.1 atm रह गया हो और भी कम हो गया हो। इट डिपेंड्स ऑन कि कितना तुमने चारकोल डाला है, और राइट, तो दैट इज गोइंग टू कंफर्म कि गैस पार्टिकल एब्जॉर्ब हो गए, कंफर्मेशन होगी। और यही कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, गैस मास्क में, राइट। वहां पे एक अच्छे एड्जॉर्बेंट होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी वाली गैस है, इस पे भी डिपेंड करता है, राइट। कौन सी वाली गैस है, कौन सी वाली गैस किस पे जा किस एड्जॉर्बेंट पे ज्यादा अच्छी तरह से एड्जॉर्ब होगी, उसके हिसाब से होते हैं गैस मास्क, ठीक है, राइट। कुछ गैसेस ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा एड्जॉर्ब नहीं होती है, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जैसे Cl2 है। अभी आप थोड़ा गैसेस स्टेट पे चले जाते हैं, Cl2 है, बड़ा है ना, बिगर साइज है, तो उसका इसमें बी वैल्यू बड़ा है, सरफेस एरिया बड़ा है, वॉन्डरफुल अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे कंपैरिजन टू अदर लेट्स से N2, है ना, CO टाइप गैसेस जो होंगी, राइट। तो उनमें इस तरह के एड्जॉर्प्शन पे डिपेंड नहीं कर सकते, फिजिकल एड्जॉर्प्शन पे। हम चाहेंगे कि ये कुछ ऐसा, है ना, खासकर CO, है ना, CO जो है वो मतलब कैसे एड्जॉर्ब होगी है, N2 कैसे एड्जॉर्ब होगी, तो उसके लिए फिर सेलेक्टिव एड्जॉर्बेंट होते हैं, ठीक है। जैसे CO के लिए आप समझ सकते हो निकल टाइप की मेटल्स हैं जिनके साथ ये कार्बोनिल्स बना लेता है, राइट। तो अगर हम ऐसी कुछ कंडीशन रखेंगे हीटेड हीटेड टाइप की, तो निकल कार्बोनिल बन जाता है NiCO होल को, तो ऐसे CO ट्रैप हो सकती है, राइट। तो ये मैं बस ये समझा रहा हूँ कि अलग अलग लेट्स से मेटल्स अलग अलग गैस मास्क में यूज हो सकते हैं, ठीक है? और इन सब में कॉमन चीजें यही हैं कि ये गैसेस जो है वो एड्सॉर्ब होंगी। अब यहाँ पढ़ते हैं। हाँ, कुछ समझ में ना आए पूछ लेना, राइट, वैसे बड़ा सिंपल सा है ये। If a gas like O2, H2, CO, Cl2, NH3, SO2 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, it is observed that the pressure of gases in enclosed vessel decreases. क्यों हो रहा है ये? Because the gas molecules concentrate at the surface of charcoal, or you can say gases are adsorbed at the surface. ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया in solid. Similarly, in liquid, a solution of organic dye, say methylene blue, है ना, when animal charcoal is added, the solution is well shaken and it is observed that the filtrate turns colorless. तो क्या हुआ, जो डाई के पार्टिकल थे वो चारकोल पे जाके एब्जॉर्ब हो गए, जिसके कारण कलर आ रहा था। जब वो एब्जॉर्ब हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। Molecules of dye thus accumulates on the surface of charcoal, or you can say are adsorbed. Right? Aqueous solution of raw sugar. रॉ शुगर का मतलब है जो हम शुगर केन जूस से शुगर बनाते हैं, तो जो शुगर मिलती है वो उसमें कलर आता है, ब्राउन कलर रहता है। उसको अगर हमने देखा है अभी, मतलब ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जो शुगर है वो बिल्कुल कलरलेस ट्रांसपेरेंट, जितनी अच्छी दिखेगी उतनी अच्छी होगी, राइट। सो वी हैव टू डीकलराइज दैट कलर, है ना। तो व्हेन पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल बिकम्स कलरलेस, द कलरिंग सब्सटेंस आर एब्सॉर्ब बाय चारकोल। ये सब एग्जांपल दे रहे हैं ये। The air becomes dry in the presence of silica gel because the water molecules get adsorbed on the surface of gel. Okay. It is clear from above example that solid surface can hold the gas or liquid molecules by virtue of adsorption. The process of removing an adsorbed substance from the surface on which it is adsorbed or called adsorption. अच्छा, ये कह रहे हैं अगर रिमूव करना है, तो एक तो हो गया एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्ब होना, और एक हो गया रिमूव होना, है ना। इसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन, ठीक है। डिसॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन समझ में आया, है ना, ऐड होना है यहाँ पे, और रिमूव होना मतलब डिसॉर्प्शन।
ये जरूरत कब पड़ती है, ये आपने देखा होगा H2NI की रिएक्शन है ना, एल्कीन की, C2H4 plus H2NI is going to form C2H6। हुआ क्या, पहले C2H4 के मॉलिक्यूल H2 की सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हुए, पूरी रिएक्शन होके C2H6 बन गया। अब क्या हुआ, डिसॉल्व हुए, रिमूव हुए, है ना। तो रिमूवल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सरफेस दैट इज डिसॉर्प्शन, ठीक है। The process of removing an adsorbed substance from the surface on which it is adsorbed is called desorption। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आ जाती है बात, वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जो जिनको डाउट था उनमें बता दे रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमेना, एंड एड्सॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना, मतलब ओनली सरफेस पे होगा, राइट। और जहां दोनों होते हैं, बोथ आर हैपनिंग, उसको बोलते हैं शॉर्प्शन। बोथ आर हैपनिंग, then it is going to called as sorption, ठीक है। और इसके लिए गैसेस के लिए, फॉर गैसेस दिस इज ए स्पेसिफिक टर्म, इट इज कॉल्ड occlusion। occlusion for gases there is another term that is called occlusion, OCCLUSION, ठीक है। ये सॉर्प्शन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है। चलो चलते हैं। तो एड्सॉर्प्शन हमने पढ़ लिया सरफेस फिनोमेना। अब एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया कि स्पॉन्ज को पानी में डाल दो तो पूरा का पूरा वाटर ले लेगा, राइट। उसमें स्पॉन्ज में वाटर होगा वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, राइट। तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया किसी चीज को, है ना। इन एब्जॉर्प्शन सब्सटेंसेस कंसंट्रेट ओनली एट सरफेस एंड डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क ऑफ द एडजॉर्बेंट, सरफेस पे ही रहते हैं। तो अमन दोनों एक साथ मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि ये वो वैसे ही हो गया, कंडेंसेशन इवेपोरेशन टाइप, एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन, राइट। ये कुछ पार्टिकल्स, एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, देखो कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पे आगे बना है ना, एडजॉर्ब हो गए। कुछ पार्टिकल जो है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर और समथिंग, कुछ पार्टिकल यहाँ से लीव कर सकते हैं, तो ये डिसॉर्प्शन हो गया, राइट। हाँ एक मिनट, हाथ उठा, हाँ बोलो बोलो। तो हम हाँ सर, आपने स्टार्ट में बोला था कि एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों साथ में हो सकते हैं, साथ में हाँ, कैसे होगा सर? अरे भाई कोई मान लो चीज सरफेस पे तो आई ही आई, उसके साथ साथ अंदर भी पेनिट्रेट हो गई, है ना। सर तो समझा नहीं कि साथ में ये तो एब्जॉर्प्शन होगा या एडसॉर्प्शन होगा ना, दोनों साथ में कैसे होगा? नहीं नहीं, एब्जॉर्प्शन का मतलब है ओनली एट द सरफेस, यस सर। मतलब सरफेस पे प्रेजेंट है, सरफेस के साथ साथ जैसे बल्क में भी प्रेजेंट है, अंदर भी पेनिट्रेट हो गया, ठीक है। यस सर। सरफेस के साथ साथ वो अंदर भी जा रहा है, बिल्कुल अंदर जा रहा है ना। अभी बताया ना एग्जाम्पल। हाँ सर। हाँ स्पॉन्ज में जैसे मान लो तो पानी क्या होता है, पूरा अंदर बल्क तक पूरा सक होता रहता है ना, जब यस सर। तक है ना, जब तक मतलब अगर आप ऐसे कहीं वाटर है उसके ऊपर ऐसे स्पॉन्ज छोड़ दो, राइट, रख के, तो जितने एरिया में टच है उतने एरिया में थोड़ी ना वाटर जाता है, वो तो पूरा अंदर तक जाता है ना, हाँ। है ना, अंदर पूरा तक जाता है, ये बल्क फिनोमेना हो गया। और अगर इसी पानी में अगर मान लो हम जैसे मान लो या इंक मान लो हो, और इसमें अगर आप ऐसे चौक मान लो डाल दो, तो चौक जो है वो आपकी सरफेस पे रहती है, कैसे पता कर सकते हैं इसको आपने, है ना, सुखाने के बाद उसको काट के देखोगे तो ऐसा दिखेगा, बाहर बाहर आउटर पे है ना कलर दिखेगा, अंदर व्हाइट दिखेगी, ये कभी यस सर। बचपन में, हाँ। तो इसका मतलब क्या है, सरफेस पे रह रही है इसलिए एडजॉर्प्शन। ओके सर, थैंक यू।
इन एड्सॉर्प्शन, हाँ एक मिनट, एक और डाउट है। यस। हेलो सर। सर जब भी एब्जॉर्प्शन होगा उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होना जरूरी है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। Okay, sir. क्योंकि अभी अगर जब हमने स्पॉन्ज रखा पानी में तो पूरा पानी तो अंदर गया ना, तो उसके पूरा सरफेस, पानी अंदर गया। यस हाँ। तो उसके सरफेस में भी कुछ आएगा ही ना सर। तो मतलब एब्जॉर्प्शन तभी ना हो सकता जब वो उसके सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। सही बात है कि कोई भी चीज अंदर जाएगी तो वो सरफेस पे तो आएगी आएगी, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि वो यूनिफॉर्मली हर जगह बराबर बराबर बटी हुई है ना, हाँ, हर जगह बराबर बराबर बटी हुई है, तो फिर वो हो गया एब्जॉर्प्शन। अगर उसी में ऐसा कुछ है कि सरफेस पे ज्यादा है और अंदर भी बटी हुई है बराबर, तो हो गया सॉर्प्शन। मतलब भाई सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हुआ और अंदर भी एब्जॉर्प्शन भी हुआ, तो वो हो गया सॉर्प्शन। तो सरफेस पे ही उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हो गया एब्जॉर्प्शन। यस सर, गॉट इट? यस सर। हाँ। थैंक यू सर। तो हाँ, इन सब एक मिनट, एक और डाउट है बच्चे भी। हाँ डाउट है सर, इफ हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब ऑन द निकल सरफेस विदाउट डिसॉर्प्शन, then will it be saturation point for adsorption or will it continue? Yes, obviously there is a limit ना। ये वैसा ही है जैसे हमने solubility देखी है, evaporation देखा है, कंडेंसेशन देखा है, वैसा ही है कुछ, है ना। इक्विलिब्रियम भी आएगा, ये तो मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो आपने एक बहुत क्लीन सरफेस मान लो HNO3 से ट्रीट करके, है ना। आपने एक सरफेस HNO3 में हमने देखा था ना, एचिंग ऑफ स्टील वगैरह ऐसे क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। आपने क्या किया, एक बिल्कुल क्लीन मेटल सरफेस यहाँ पे डाल दी, राइट। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रख दी, क्या होगा, कुछ पार्टिकल आके इस पे ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट। ठीक है, कुछ पार्टिकल यहाँ से ब्रेक भी होंगे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, वॉट एवर द कंडीशन इज, है ना। इसके कारण थोड़े बहुत पार्टिकल ये हल्के हल्के, है ना, जाते भी रहेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम बना रहेगा, इस पे मैक्सिमम अमाउंट जितना होगा उतना हो गया, राइट। अब अगर मान लो आपने कंडीशन चेंज की, आपने हीट और ज्यादा कर दिया, मान लो आप ये जो ये इवन टेम्परेचर पे था, अच्छा यू हैव हीटेड द सरफेस, ठीक है। अगर आपने हीटेड द सरफेस कर दिया, फिर क्या होगा, फिर कुछ डिसॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़े कम पार्टिकल जो हैं वो एड्सॉर्ब होंगे, है ना। तो टेम्परेचर के हिसाब से क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन चेंज हो गया, ठीक है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में। फिर सर इन चॉक इन इंक सॉल्यूशन का एग्जांपल है या एड्सॉर्प्शन का? एड्सॉर्प्शन बोलते हैं कि अंदर तक नहीं जा रहा है ना, है ना। वी आर नॉट सेइंग, अगर वो एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि पूरा अंदर तक, एब्जॉर्प्शन का मतलब है पूरा अंदर तक जाए, ठीक है। वो केवल और केवल बाहर सरफेस पे ही है ना, राइट। वो पूरी तरह से अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, एक टर्म है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसलिए। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई, और कोई डाउट है अभी? ये तो बस जो हमने चौक वाला एग्जांपल दिया है वो यहाँ पे दे रखा है, गिवन है, पढ़ते हैं। While in absorption, the substance is uniformly distributed throughout the bulk of solid. For example, when chalk stick is dipped in the ink, the surface retains the color of ink due to adsorption of colored molecule, while the solvent of ink goes deeper into the stick due to absorption. क्या पूरी तरह से नहीं हो रहा है, इन्होंने ये बोला है कि अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन है, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये बात, बट दे आर सेइंग कि ये अंदर जा रहा है, इसका मतलब है कि थोड़ा एब्जॉर्ब हो रहा है इस तरह से, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होल सैंपल। तो मेरे हिसाब से इसको एब्जॉर्प्शन ही बोलेंगे बस, ठीक है, सॉर्प्शन नहीं बोलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ये कह रहे हैं कि बस यहाँ तक, इस सरफेस तक जा रहा है अंदर, इसके लिए इस सरफेस के लिए बोल देंगे कि यहाँ तक जा रहा है कि थोड़ा एब्जॉर्ब ही हो गया अंदर, पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, ठीक है, अंदर तक नहीं गया है ये। इट इज नॉट गोइंग टू कॉल्ड एज सॉर्प्शन टाइप।
So on breaking of chalk stick, it is found to be white from inside. The distinction can be made between absorption or adsorption by taking an example of water vapor. Water vapors are absorbed by anhydrous calcium chloride. Okay, absorbed, but adsorbed by silica gel. Okay, why I am saying this? क्योंकि हमेशा आपको फिर ये कंफ्यूजन रहेगा कि यार जहां एड्सॉर्प्शन होगा वहां पे सॉर्प्शन होना चाहिए, मतलब व्हाट यू आर गोइंग टू बी इन दिस कंफ्यूजन कि एड्सॉर्प्शन का मतलब हो गया हमेशा सॉर्प्शन होगा। तो आई वांट कि यार मतलब इसको इस तरह से आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कहोगे हमेशा एड्सॉर्प्शन जो है सॉर्प्शन में आ जाएगा। एड्सॉर्प्शन का मतलब पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सब तरफ से, तो केवल और केवल एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर तक तो चला गया, इसलिए वो वहां पे अब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, है ना। जैसे ये लेयर पे लेयर है ना चौक में, ऊपर तो ये आ गए आपके इंक पार्टिकल ऑब्वियसली, थोड़ा सा ये पोरस भी है ना कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा तो अंदर जा ही रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये अंदर इसलिए जा पाया क्योंकि अंदर ये थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया इसलिए। तो एक एग्जांपल यहाँ पे भी समझ लेते हैं। कुल मिला के यहाँ पे जो पूछा जाएगा वो आपसे यही पूछा जाएगा कि एब्जॉर्प्शन इज बल्क प्रॉपर्टी, एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना, व्हाट इज सॉर्प्शन, हम पूछे जा सकते हैं। तो देन यू कैन से ऑप्शन का मतलब है दोनों एक साथ हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, in adsorption the concentration of adsorbate increase only at the surface of adsorbent, ठीक है, सरफेस पे ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, while in the absorption the concentration is uniform throughout the bulk of solid, है ना, यूनिफॉर्म थ्रूआउट द bulk of solid। ये बात आ गई, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल अच्छा है, अगर एब्जॉर्प्शन समझना है तो कैल्शियम क्लोराइड से समझ लो, इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आसानी से क्लोरीन को वाटर को खींचता है, CaCl2.6H2O बनाता है ना, राइट, बट एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं। बोथ एब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन, कंसंट्रेटेड H2SO4 एब्जॉर्ब ही करेगा ना, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म लिक्विड है ना, राइट। तो H2SO4 क्या होगा, वो तो क्या जो भी मान लो वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे अगर मान लो के पास, वो एब्जॉर्ब ही होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे लिक्विड में। लिक्विड में एड्जॉर्प्शन ऐसे देख सकते हो, अगर आपको लिक्विड में एड्जॉर्प्शन देखना है तो कभी कभी कोई सरफेस पे जैसे मान लो कुछ डस्ट पार्टिकल पड़े हुए हैं ना, विच इज नॉट पेनिट्रेटिंग इनसाइड यूनिफॉर्मली, कुछ और कलरिंग पार्टिकल आपने पार्टिकल पड़े हुए हैं, या फिर है ना फुल सरफेस पे ही है, इंटरफेस पे है, यू कैन से इट इज काइंड ऑफ एड्जॉर्प्शन। The adsorption and absorption can take place simultaneously. The term sorption is used to describe both the process. चलते हैं आगे। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो इसमें मैंने आपको बताया था इम्बैलेंस, फोर्स इम्बैलेंस है, and because of that it is happening. Adsorption arises due to the fact that surface particle of adsorbent, the solid, they are not in the same environment as the particle inside the bulk. तो अगर मान लो ये सरफेस है तो, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पार्टिकल के केवल एक ही साइड सेम तरह के पार्टिकल्स है, राइट। बल्क में क्या है, मान लो ये बल्क है, ये अंदर है, इसके चारों तरफ ना हर डायरेक्शन में सेम तरह के पार्टिकल है, जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। इन वाले जो पार्टिकल है, सरफेस वाले पार्टिकल है, इनके केवल एक ही तरफ है, इस तरफ तो है नहीं, यहाँ पे फोर्स इम्बैलेंस होगा। तो are not the same environment as the particle inside the bulk. Inside the adsorbent, all the forces acting between particles are mutually balanced. ठीक है, तो बल्क में तो सब बैलेंस हो गए, बट ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स
On the surface, the particles are not surrounded by atoms or molecule of their kind on all side. सारी तरफ तो है नहीं. Hence they possesses unbalanced or residual attractive force. I think ये fluid में आपने यही चीज surface tension के नाम से पढ़ी होगी. These forces of adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particle on its surface. तो ये force imbalance, right, that is responsible. Extent of adsorption increases with increase of surface area. ये बात है, जितना ज्यादा surface area होगा उतना ज्यादा interaction होगा, उतना ज्यादा interaction होगा उतना ज्यादा adsorption होगा, right? Adsorption increases with increase of surface area per unit mass of adsorbent. ठीक है, जैसे कहीं पे मैंने एक लंप रख दिया सॉलिड का और इसी को मैंने है ना पूरे सॉलिड मेटल को पाउडर फॉर्म में डाल दिया, सेम मास है बट पाउडर फॉर्म होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, है ना, और ये लंप है इसके कारण सरफेस एरिया कम होगा, राइट. तो कैटलिस्ट इसीलिए पाउडर्ड रहते हैं, है ना, पाउडर फॉर्म डालते हैं, राइट, एट ए गिवन टेम्परेचर और प्रेशर. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फीचरिंग एडजॉर्प्शन इज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन. कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई. अच्छा ये बताओ, जब भी कभी ये मान लो गैस पार्टिकल इससे एडजॉर्ब होंगे, है ना, डेल्टा एच निगेटिव आएगी. ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि इन पे नए फिजिकल बॉन्ड बन रहे हैं. ये हम आगे पढ़ेंगे कि एडजॉर्प्शन दो तरह के हो सकते हैं, केमिजॉर्प्शन केमिकली एडजॉर्प्शन और फिजियोप्शन मतलब फिजिकली एडजॉर्प्शन. दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, राइट. और दोनों में लेट्स से हीट ऑफ जो एडजॉर्प्शन है वो थोड़ी सी अलग अलग है. फिजिकल एडजॉर्प्शन में थोड़ी कम एनर्जी रिलीज होती है, ये वीक वॉन डेर वाल अट्रैक्टिव फोर्स बन रहे हैं, सॉरी वीक वॉन डेर वाल अट्रैक्टिव बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे. और केमिकल एडजॉर्प्शन में थोड़ी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं वहां पे. बट एनीवे एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, राइट. डेल्टा एच निगेटिव है. इस पूरी प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या है बताओ भाई. डेल्टा एस नेगेटिव. ये वो प्रोसेस है, राइट. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स शुड बी पॉजिटिव. ना कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं. ओवरऑल एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव. देखो ये स्पॉन्टेनियस हो रही है ना एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है ना, अपने आप हो रही है, राइट. बट यहाँ पे एंट्रोपी क्या है, नेगेटिव. किसकी एंट्रोपी नेगेटिव है, सिस्टम की. ये जो सिस्टम बना है इसकी एंट्रोपी नेगेटिव है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. कैसे नेगेटिव है, गैस पार्टिकल थे पहले, है ना, हर डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा थी. जब सॉलिड की सरफेस पे जाके जमा हुए तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, कम हो गई. अब दे कैन ओनली वाइब्रेट मैक्स, राइट. एंट्रोपी घट गई कि नहीं, है ना. डेल्टा एस सिस्टम की नेगेटिव हो गई. कई बच्चों को ये याद नहीं रहता है, दे गेट कंफ्यूज. जो टोटल एंट्रोपी हम बोल रहे हैं वो पॉजिटिव होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, यूनिवर्स, है ना. सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव हो सकती है. इसके लिए डेल्टा जी कैसे आएगा, तो डेल्टा जी इज गोइंग टू बी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. तो डेल्टा एच का ज्यादा रहता है इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी. क्यों, डेल्टा एस नेगेटिव होके तो पॉजिटिव बना रहा है ये फैक्टर. तो डेल्टा एच इज गोइंग टू डोमिनेट ओवर डेल्टा एस, इसीलिए ये रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव आया और स्पॉन्टेनियस हो गई. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये लॉजिक समझ में आ गया, राइट. ये वाला भी रिवाइज हो गया होगा. ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम इज नेगेटिव, आ गया. Another important factor featuring adsorption is heat of adsorption. During adsorption, there is always a decrease in residual force of surface. ठीक है, रेजिडुअल फोर्स कैसे डिक्रीज हो रहा है भाई, इसके एक तरफ और अभी एक तरफ थे नहीं, है ना, कि एक ही तरफ थे पार्टिकल्स, सरफेस वाले पार्टिकल्स के लिए. अब यहाँ पे आके और पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो गए तो फिर क्या हुआ, इम्बैलेंस धीरे धीरे खत्म होने लग गया. That's what they are saying. There is always a decrease in force of residual force of surface. That means a new bonds are formed, है ना. Hence there is a decrease in surface energy which appears as heat. उन्होंने वो जो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म है उसको इस तरह से बोला है कि ये एनर्जी रिलीज होगी.
Adsorption therefore is a invariably an exothermic process. In other words, delta H of adsorption is always negative. When a gas is adsorbed, the freedom of movement of its particles becomes restricted. The amount to decrease in entropy of the gas after adsorption, this amounts to decrease in entropy, right? So delta S is negative. ये बात हमने कर ली. Adsorption is thus accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system. Decrease in entropy of the system. For a process to be spontaneous, the thermodynamic requirement is that at a constant temperature and pressure, delta G must be negative. There is a decrease in Gibbs energy on the basis of equation. ये बता दिया इन्होंने. फिर बोल रहे हैं कि delta G can be negative if delta H is sufficiently high negative value as minus T delta S is positive. ठीक है. In adsorption process which is spontaneous, a combination of these two factors makes delta G negative. So, as the adsorption proceeds, delta H becomes less negative. Ultimately, delta H becomes equals to T delta S and delta G becomes 0. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो adsorption हो रहा है, right? एक यूनिलेयर एडजॉर्प्शन हुआ, मतलब एक लेयर बन गई. अभी भी रेजिडुअल फोर्स थोड़ा बहुत है, एक और लेयर बन गई, है ना. जैसे जैसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होते गए, है ना, एक और लेयर बन गई, मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, राइट. जैसे जैसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होते गए, वैसे वैसे डेल्टा एस सिस्टम और निगेटिव होता गया. यू गेटिंग दिस पॉइंट, है ना. ये फैक्टर पॉजिटिव होता जाएगा, राइट. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये डेल्टा जी 0 हो जाएगा, राइट. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया और फिर इसके बाद एक पर्टिकुलर मोनो मल्टी लेयर फॉर्म हो सकती है. इसी को इस तरह से भी बोल सकते हैं. मान लो स्टार्टिंग में ये सरफेस थी, उसमें कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे जाके एडजॉर्ब हुए, मान लो यूनिलेयर के टर्म्स में अगर समझना चाहें, है ना, यूनिलेयर के टर्म्स में, मल्टी लेयर के टर्म्स में नहीं. डेल्टा एच क्या हुआ यहाँ पे, है ना, निगेटिव होता हुआ है. अभी जैसे जैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब जो नया जो डेल्टा एच है चेंज हो रहा है, डेल्टा एच वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना. मान लो स्टेप बाय स्टेप में समझो, पहले मान लो इतना था एडजॉर्प्शन, फिर थोड़ा इतना और हो गया, है ना, फिर थोड़ा और हो गया, मतलब और पास पास, है ना. यहाँ से यहाँ सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाने में डेल्टा एच बहुत था, फिर और कम हुआ होगा, फिर और कम हुआ होगा, राइट. तो डेल्टा एच जो चेंज हो रहा है ना, वो लेस निगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि अब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा बढ़ नहीं रहा है ना, ऑलरेडी, राइट. बट डेल्टा एच ज्यादा बढ़ नहीं रहा है और डेल्टा एस काफी ज्यादा घट रहा है ना, जैसे जैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है. दैट्स हाउ दे आर सेइंग कि अगर यूनिलेयर के टर्म्स में भी समझना है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एडजॉर्प्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा. ये वही हो गया जैसे हमने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपको समझाया है, राइट. एट दिस स्टेट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. जनरली फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्म होती है और केमिकल एडजॉर्प्शन में मोनो लेयर फॉर्म होती है, इसलिए दोनों एग्जांपल आपको समझाए. फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन में मोनो लेयर फॉर्मेशन होता है. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए आगे, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. अब इसमें आएगा केमिकल एंड फिजिकल, राइट. यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, आ रहा है समझ में? ठीक है, राइट. देयर आर मेनली, ऑप्शन का एग्जांपल मैंने बताया था ना, तो ऑप्शन का एग्जांपल है आपका ये हाइड्रोजन वाला.
तो हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकल सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और फिर उसका साइज छोटा है तो वो पूरी तरह से पेनिट्रेट भी हो जाती है। उसका एक नया नाम ये है कि इसे ओक्लूजन भी बोल देते हैं ऐसे। वो अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है, इसका इस प्रॉपर्टी का यूज होता है स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का स्टोरेज अगर आप करोगे सिलेंडर वगैरह में, तो बिकॉज ऑफ इट्स साइज बहुत बड़ा है, राइट, आपको कंप्रेस वम्प्रेस करना पड़ेगा, राइट, एंड H2 इज आल्सो ए दी इनफ्लेमेबल गैस ना। ये बहुत आगे हम जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तब बात आएगी। हाइड्रोजन जो है बहुत आसानी से बर्न करता है, बहुत अच्छा फ्यूल है, ठीक है। इसलिए बीच में हमने देखा था कि हाइड्रोजन इकोनॉमी पे बात हो रही थी, एंड वी आर यूजिंग हाइड्रोजन एज ए फ्यूल आल्सो, राइट। इस पे रिसर्च भी चल रही है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इसको स्टोर कैसे करेंगे, कंप्रेस करना इसको डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू CH4 और अदर थिंग, ठीक है। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये सब बहुत कम है, तो रूम टेम्परेचर इसमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। कंप्रेस करना, लिक्विफाई करना, इट इज ए डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। तो करते क्या है, दे यूज दिस आइडिया कि ये स्टोर कर ले मेटल में एज ए ओक्लूजन। तो ये पैलेडियम प्लेटिनम भी एग्जांपल है, और अब नए जैसे मान लो और कोई सिंथेसाइज कर रहे होंगे अलग तरह के एलिमेंट्स, अलग तरह के एलॉयस काइंड ऑफ थिंग, कि जहाँ पे H2 जो है ज्यादा से ज्यादा है ना पेनिट्रेट करके एब्जॉर्ब हो जाए। समझना है ये बात। तो ये इसमें एब्जॉर्प्शन फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना के कारण ये H2 स्टोर भी हो सकता है, स्टोरेज में आ जाता है फिर। आगे there are mainly two type of absorption of gases on solid. If accumulation of gas on the surface of solid occurs on the account of weak van der Waals forces, है ना, केवल और केवल weak van der Waals force लग रहे हैं, the absorption is termed as physical absorption or physioption. तो कोई भी गैस फिजिकली एब्जॉर्ब भी हो सकती है, केमिकली एब्जॉर्ब भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन कि वो गैस किस तरह के बॉन्ड बना रही है। अगर उसके, जैसे मैंने अभी निकल कार्बोनिल वाला एग्जांपल दिया, तो आपको पता है वहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, तो केमिसॉर्प्शन होगा। तो इट डिपेंड्स, राइट, कि उसके साथ किस तरह के इंटरेक्शन हो रहे हैं। अगर वीक वॉन डेर वाल अट्रैक्शन होंगे तो फिजियोप्शन। When the gas molecules or atoms are held to a solid surface by chemical bonds, the adsorption is termed as chemisorption or chemical adsorption, right? तो H2Ni में जब H2 जो होता है वो फिजिकली एड्सॉर्ब हुआ या केमिकली, तो केमिकली एड्सॉर्ब हो जाता है ना, वो उसके साथ फिजिकल के साथ साथ केमिकली एड्सॉर्ब होता है, राइट। एंड फिर वहां पे बॉन्ड बनते हैं, तभी तो ये होता है ना, H2 के बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो धीरे धीरे टूटते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू एटॉमिक टाइप, एटॉमिक हाइड्रोजन में, फिर वो जाके एल्कीन पे जाके अटैच होता है, राइट। The chemical bonds may be covalent ionic in nature, ठीक है। Chemisorption involves a high energy of activation, therefore often referred as activated adsorption. ये आपको सबको पता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा सा आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि आप केमिकल बॉन्ड बना रहे हो, तो पुराने बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ेंगे, you have to break, so because of that एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, ठीक है। Sometimes these two process occur simultaneously, तो ये दोनों होता है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स फिजिकली एब्जॉर्ब हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स केमिकली एब्जॉर्ब हैं, एंड इज नॉट इजी टू सर्टेन टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसमें हम ये बता नहीं सकते कि कब केवल फिजिकल होगा या फिर केमिकल भी होगा, राइट। तो अ फिजिकल एब्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू एब्जॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। इसका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन फेवर होता है ना, फिजिकल एब्जॉर्प्शन फेवर एट लो टेम्परेचर, physical adsorption takes place, and at high temperature chemical adsorption takes place.
chemical adsorption favors, right? ऐसा क्यों हो रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी के कारण। जब तक लो टेम्परेचर है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिल नहीं रही है, तो क्या होगा? केवल फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। जब आपको टेम्परेचर ज्यादा हो गया, बढ़ाते गए, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिलने लग गई, राइट? केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया ना, वही फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट होने लग गया। फॉर एग्जांपल, डाइहाइड्रोजन इज फर्स्ट एब्सॉर्ब ऑन निकल बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। Molecules of hydrogen then dissociate to form hydrogen atoms which are held on the surface by chemisorption. ये अभी समझाया आपको। चलते हैं आगे। Some of the important characteristic of both types of adsorption are described below. तो it is just kind of a difference कि मतलब physisorption में क्या है और chemisorption में क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है lack of specificity। physisorption में क्या है कि कोई भी आगे एडजॉर्ब हो जाएगा, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि यही वाली गैस इस पे एडजॉर्ब होगी, राइट? बिकॉज वी कंट्रोल अट्रैक्टिव फोर्स सबके साथ हो सकते हैं। A given surface of adsorbent does not show any preference for a particular gas as van der Waals forces are universal, correct? Nature of adsorbent, nature of adsorbent का मतलब क्या है कि जो ये एडजॉर्ब हो रहा है ना, उसका नेचर क्या है? तो जो जितना ज्यादा पोलर होगा, उसमें जितना ज्यादा वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। रिमेंबर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन, है ना, मतलब नॉन पोलर में जो हम लंदन फोर्सेस बोलते हैं। तो या फिर हम बोल सकते हैं जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई हो सकती है, उसमें जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, वो ज्यादा एडसॉर्ब होगी, राइट? उसमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस है तो वो ज्यादा एडसॉर्ब होगी। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट में यही है कि कौन ज्यादा एडसॉर्ब होगा, जो गैस ज्यादा पोलर होगी। Amount of gas adsorbed by a solid depends on the nature of gas, right? In general, easily liquefiable gases, or you can say with higher critical temperature, are readily absorbed as van der Waals forces are stronger near the critical temperature. Thus, 1 gram of activated charcoals absorb more sulfur dioxide, the temperature there is 630, than methane, और कम है, which is still more than 4.5 ml of dihydrogen, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर फर्दर कम है। उन्होंने बताया कि भाई SO2 की एडजॉर्प्शन ज्यादा होगी CH4 से और CH4 की ज्यादा होगी H2 से। जिसमें वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, उनका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। रिवर्सिबल नेचर, तो ये हमने आपको बताया, जैसे कंडेंसेशन वाली बात बताई, तो ये रिवर्सिबल है। More critical temperature means stronger intermolecular force of attractions are present. Critical temperature क्या होता है ध्वनि? बताओ हद, what is critical temperature? बताओ critical temperature है क्या? Maximum temperature at which a gas can be liquefied. ठीक है, maximum temperature at which a gas can be liquefied, right? तो अगर जितने स्ट्रॉन्गर, मान लो ये कोई गैस है, हम इसे प्रेस कर रहे हैं और ये टेम्परेचर है, हम देख रहे हैं कि ये लिक्विफाई हुई या नहीं हुई। मान लो ये लिक्विफाई हो गई, हमने थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा दिया, देखा ये लिक्विफाई हुई या नहीं हुई, और बढ़ा दिया, राइट? इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, दो फैक्टर है, एक है इंटरनल एनर्जी वाला फैक्टर और एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम देख रहे हैं कि जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत रहा है तब तक है ना, ये लिक्विफाई होता रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब किसी गैस में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, है ना, तब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीतता रहेगा, इवन दो यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीतता रहेगा। इनमें वीक होंगे, जिनमें वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कम हो जाएगा, मतलब है ना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे।
क्रिटिकल टेम्परेचर किसका जाता है? जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उनका क्रिटिकल टेम्परेचर जाता है। ये इनडायरेक्टली ये समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है? इनको नहीं याद आया, अभी याद आ गया, है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इसी की वैल्यू क्या होती है? 8a/27 RB। ये रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Yeah. Reversible nature. Physical adsorption of a gas by a solid is generally reversible. ये तो solid से gas और ये ऐसे हो गया, है ना? Equilibrium में, right? Reversible है. More of a gas is adsorbed when pressure is increased as the volume of gas decreased. इसको इस तरह से समझ लो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाएंगे, है ना? मोर नंबर ऑफ पार्टिकल आपने गैस के बढ़ा दिए तो प्रेशर बढ़ गया ना, फिर क्या होगा? मोर एडसॉर्प्शन होगा। मोर ऑफ ए गैस इज एब्जॉर्ब एंड प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर, है ना, आप बढ़ा रहे हो, राइट? या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा रहे हो, रिमेंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाओगे मोर एडसॉर्प्शन विल टेक प्लेस। एंड द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। उल्टा कर दे, प्रेशर घटा देंगे तो फिर क्या होगा? ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एब्जॉर्प्शन increases decreases kind of, right? You can understand according to number of particle. number of particle बढ़ाएंगे गैस पार्टिकल, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, मोर एडसॉर्प्शन होगा। एंड इसका उल्टा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम कर देंगे मतलब प्रेशर कम कर देंगे तो, है ना, डिसॉर्प्शन होने लगेगा। Since the adsorption process is exothermic, the physical adsorption occurs readily at low temperature. टेम्परेचर से भी देख लेते हैं, डेल्टा H नेगेटिव है, इसलिए low temperature is going to favor forward reaction and that decreases with increasing temperature. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज होने लग जाएगा, राइट? सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, तो अभी आपको बताइए, ये सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा तो मोर इंटरेक्शन होगा और एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस with the increase of surface area of adsorbent. Finely divided metals and porous substance have large surface area are good adsorbent, ठीक है? फिर है enthalpy of adsorption. No doubt physical adsorption is an exothermic process, but its enthalpy of adsorption is quite low. कम रहेगा, physical bond है इसलिए। This is because of the attraction between gas molecules and solid surfaces only due to weak van der Waals forces. ठीक है? So these are not, let's say, specific, है ना? नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट अगर ज्यादा पोलर होगा तो ज्यादा फिजियोप्शन होगा, रिवर्सिबल नेचर है, राइट? प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडसॉर्प्शन बढ़ेगा, है ना? तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई? फेवरेबल कंडीशन हो गई हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, फिजियोप्शन के लिए। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, है ना, एंड एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन कम आती है। These are the 5 points you can summarize. अब बात करते हैं characteristic of chemisorption. Chemisorption, unlike physioption, is highly specific, right? Chemisorption is highly specific. It will occur only if there is some possibility of chemical bonding between adsorbent and adsorbate. For example, oxygen is adsorbed on the surface by the virtue of oxide formation. Hydrogen is adsorbed by transition metal due to hydride formation. तो ये कह रहे हैं कि ये हो रहा है, इसके कारण ये highly specific है, chemical bond बनेंगे, irreversible है, right? एक बार bond बन गए, right? ठीक है, तो पूरी रिएक्शन होने के बाद ही ये डिसॉर्प्शन होगा, एक बार बॉन्ड बन चुके हैं यहाँ पे, राइट? तो ये इतनी आसानी से बॉन्ड नहीं टूटेंगे, कुछ और इसके साथ, है ना, C2H4 रिएक्ट करेगा, एक नए बॉन्ड बनेंगे, तब जाके डिसॉर्प्शन होगा, राइट? जस्ट बाय हीटिंग यू कैन नॉट से कि ये जल्दी से ऐसे, है ना, खाली हो जाएगा, जैसे हम फिजियोप्शन में देख रहे थे। As chemisorption involves compound formation, it is usually irreversible in nature. एक बार मेटल हाइड्राइड बन गया या मेटल ऑक्साइड बन गया, फिर ये जब पूरा रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद ही, है ना, इसको रिमूव होगा यहाँ से। Chemisorption is also an exothermic process, but the process is very slow at low temperature on account of high energy of activation.
लो टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उतनी बहुत कम पार्टिकल्स के पास है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा कम पार्टिकल होंगे तो रेट होगा बहुत कम, स्लो होगा। Absorption often increases with rise of temperature. ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोर नंबर ऑफ पार्टिकल इज गोइंग एबल टू क्रॉस दिस, है ना, दिस बैरियर, तो फिर बढ़ जाएगा। Absorption of a gas absorbed at low temperature may change into absorption at high temperature. Yeah. Usually high pressure is also favorable for absorption. High pressure मतलब more number of particles, जितने ज्यादा number of particles होंगे उतना ज्यादा यहाँ पे probability है कि absorption ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। सरफेस एरिया, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन केम एब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, काफी ज्यादा है, एज इट इन्वॉल्व्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये पॉइंट समझना है, खासकर ये वाले, है ना। टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस, टेम्परेचर ही मेन डिपेंडेंस है क्योंकि प्रेशर में तो दोनों हाई है, तो इस ऑप्शन में हाई टेम्परेचर चाहिए और इस ऑप्शन में लो टेम्परेचर। ये बस यहीं पे ये बातें लिखी हुई हैं। वॉटर वॉल फोर्सेस के कारण आ रहा है, केमिकल बॉन्ड है, नॉट स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मतलब कौन ज्यादा लिक्विफाई हो सकता है, राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ गैस, अगर बॉन्ड बन रहा होगा बन जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि कौन ज्यादा है ना, किसमें ज्यादा पोलराइजेशन है। ठीक है। हाई प्रेशर दोनों में, प्रेशर हाई का मतलब है मोर नंबर ऑफ पार्टिकल, इसी से तो रिलेट किया ना, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे तो फिर क्या होगा, मोर नंबर ऑफ कोलिजन होंगे सरफेस से, मोर नंबर ऑफ कोलिजन होंगे मोर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। Low temperature is favorable for adsorption, physiorption. It decreases with increase in temperature. High temperature is favorable, increases with increase in temperature. No appreciable activation energy, high activation energy. Depends on surface area, depends on surface area. ये दोनों में same point है. Results into multimolecular layer on adsorbent surface under high pressure. Result into unimolecular layer. ये मैं बता चुका हूँ आपको. Mono, multi-layer and monolayer. Multi-layer physical adsorption, monolayer chemical adsorption. अब ये जो adsorption है इसको explain किया गया है, right? So these are called isotherms. Adsorption isotherm. What they are trying to do? They are trying to keep constant temperature, है ना? Just changing the pressure, है ना। मान लो एक कंटेनर है, इसमें एक गैस है और ये आपने एडसॉर्बेंट डाला हुआ है। यू आर जस्ट चेकिंग कि कैसे मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ एडसॉर्प्शन चेंज हो रहा है, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि हाई प्रेशर पे हाई एडसॉर्प्शन होता है। सो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ कंफर्मिंग इट, है ना। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं एडसॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है, राइट। एट वेरी हाई प्रेशर जो चेंज इन एडसॉर्प्शन है वो थोड़ा कम होता जा रहा है ना। सेम डिफरेंस यहाँ पे अगर देखेंगे, सेम डिफरेंस के लिए चेंज इन लेट्स से एडसॉर्प्शन है वो इतना है, सेम चेंज इन प्रेशर ओवर हियर वी आर गोइंग टू सी चेंज इन एडसॉर्प्शन केवल इतना हुआ, राइट। सो यू कैन से परसेंटेज चेंज इन एडसॉर्प्शन कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सरफेस ऑक्यूपाई होती जा रही है, राइट, जैसे जैसे सरफेस ऑक्यूपाई होती जाएगी वैसे वैसे फिर कम एडसॉर्प्शन ही होगा। शुरुआत में क्या होगा, रैपिड, ऐसे ही होता है ना हर जगह। शुरुआत में क्या होगा, रैपिड होगा, रैपिडली होगा, फिर जैसे जैसे आगे हम देखते आएंगे वैसे वैसे फिर कम होता जाएगा। Why is multi-layer formed due to high pressure? More number of particle है ना, फिजिकल देखो उसको फिर से समझ लेते हैं।
मान लो ये एक सरफेस है, मेटल सरफेस। अब फिजिकल सॉरी फोर्स जो है, रेजिडुअल फोर्स, और यू कैन से एट द इंटरफेस फोर्स इम्बैलेंस है, वो प्रेजेंट है। धीरे धीरे क्या हुआ ना, कुछ पार्टिकल्स ऐसे एब्जॉर्ब हो गए। अभी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है ना। जो भी आपका फोर्स इम्बैलेंस था वो केवल और केवल मोनोलेयर बनने से खत्म नहीं हुआ। क्या हुआ, फिजिकल बॉन्ड अभी भी, इंटरेक्शन अभी भी प्रेजेंट है, तो ये एक और लेयर ऐसे बन गई, एक और लेयर ऐसे बन गई, राइट। ऐसे करके मल्टी लेयर बन गया। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच में। तो अब अगर ऑलरेडी केमिकल बॉन्ड बन चुके हैं, दूसरी लेयर किससे बनाएगी, इसके साथ बनाएगी ना, इससे थोड़ी ना बनाएगी। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, एक बस है ना, केमिकल बॉन्ड बन चुके हैं ऑलरेडी। अंडरस्टूड। ये ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया, तो यूनिलेयर बनेगा। मैं ये समझा रहा था, ये समझ में आ रहा है कि प्रेशर वेरी करने से वी आर चेकिंग कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, चेकिंग दिस पार्ट। और वी आर सेइंग कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता जा रहा है, राइट। सो फॉर दैट दे हैव गिवन अ एक्सप्रेशन। इसी बात को समझाने के लिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। Variation in amount of gas adsorbed by adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of curve termed as adsorption isotherm. Friendly adsorption isotherm ये दे रखा है, right? This is the relation over here, right? We are checking, okay, relationship between the quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent. X is going to represent mass of gas, and x m is mass of adsorbent. और इससे हम रिलेशन निकाल लें, एक्स वाई एम क्या हो जाएगा कि मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, मान लो कहीं पे लिखा है 50 ग्राम गैस एड्सॉर्ब हुई 10 ग्राम लेट्स से चारकोल पे, एंड यू आर गेटिंग कि 5 ग्राम होगी 1 ग्राम पे, राइट। एक्स वाई एम निकाल रही है। दे आर सेइंग कि ये कैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन, वी विल सी। Quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent and particular pressure, sorry, by solid adsorbent and pressure at a particular temperature. Relationship can be expressed by the following equation, right? अब ये x by m equals to इन्होंने लिखा है k dot e की power 1 by n, right? So this let's say can be broken into two part. तो ये ग्राफ है, ये दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। एक पार्ट तो ये है कि ये लिखा हुआ है एक्स वाई एम इज इक्वल्स टू के पी, ये क्या लिखा हुआ है के पी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे लीनियरली ये भी बढ़ता जा रहा है। किस पे होगा, लो प्रेशर पे। एट लो प्रेशर दिस इज समवेयर, है ना। इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। एंड एक्स वाई एम इक्वल्स टू के पी की पावर 0, राइट। ये 1 by n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ सकती है, 1 आ सकती है। मिनिमम वैल्यू ये है ना क्या आ सकती है, 0। 0 होने का मतलब क्या होगा, एक्स वाई एम इज इक्वल्स टू ए, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो गया, हाई प्रेशर जोन पे जाके ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या होगा, वेरी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ये दो जोन में आप तोड़ सकते हो इस इक्वेशन, ठीक है। X is the mass of gas adsorbed on the, यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं। ये दो बातें समझ में, एक्स वाई एम इक्वल्स टू के बाई पी, लो प्रेशर इस तरह से तोड़ सकते हैं। एक्स वाई एम इक्वल्स टू के की पावर 0 प्रेशर पे, तो पी की मैक्सिमम पावर ये क्या होगी 1 और मिनिमम पावर 0,
और इसके बीच में ही कहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली स्लोप चेंज हो रहा है, नॉट लाइक ऐसा ग्राफ नहीं है ना ये, राइट, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इसीलिए इन्होंने पावर दे रखी है 1/n। 1/n की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है कहाँ से कहाँ तक, 1/n की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेके 0 तक, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। 1 और 0 एक तरह से एक्सट्रीम लेट्स से लिमिट्स टाइप हो गई कि दो एंड हो गए, है ना, 1/n की वैल्यू। तो XYM we can say is equals to KP low pressure पे, XYM equals to KP की power 0 at high pressure पे। 1/n is tending to let's say 1 at low pressure and 1/n is tending to 0 at high pressure। ये आप समझ सकते हैं। रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, x is the mass of gas adsorbed, x किसका मास है, गैस का, और mass m of the adsorbent, ये solid, at a pressure p, a and n are constant which depends on the nature of adsorbent and the gas at a particular temperature। ठीक है, ये डिपेंड कर रहे हैं कि मतलब गैस कौन सी है और राइट एडसॉर्बेंट कौन सा है। दिस इज गोइंग टू जस्ट टेल यू कि हाउ मच इज इट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब। Relationship is generally represented in form of curve where mass of gas adsorbed per gram of adsorbent is plotted against pressure. These curves indicate that at a fixed pressure, है ना, there is a decrease in physical adsorption with increase in temperature। तो ये कंफर्म कर दिया इन्होंने। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन कम होता जा रहा है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, राइट। These curve always seem to approach saturation at high pressure, ये saturation पहुंच जाएंगे। टेकिंग लॉग, अगर इसका लॉग ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, XYM equals to log K 1 upon P की log P, right, so this is going to somewhere like this। तो ये आपका कुछ ऐसा ग्राफ आ गया। ये ग्राफ जिस पॉइंट पे जाके है ना टेंडिंग हो गया है ना, दिस इज एक्सट्रापोलेशन, राइट, जिस पॉइंट पे जाके कट करेगा वो क्या बताएगा आपको, K की वैल्यू बता देगा, व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ K। अब फिर लिखा हुआ है द वैलिडिटी ऑफ, है ना, दिस आइसोथर्म। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं अमन, देखो एक एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि ये मास पे क्यों एब्सॉर्ब हो रहा है। हम मास पे एब्सॉर्ब, मास एम पे डिपेंडेंट नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं अगर मान लो एम हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, राइट, एक्स एक्स की डिपेंडेंस देख रहे हैं, एक्स अलोन अगर हम बोलेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा कि, है ना, राइट, एक्स अलोन अगर हम बोलेंगे तो क्लियर नहीं होगा, राइट, कि वो कितने ग्राम पे एब्सॉर्ब हो रहा है, कितना चारकोल दिया है तुमने, राइट। ऑब्वियसली वी आर कीपिंग द सरफेस एरिया सेम, है ना। अगर हम यहाँ पे सरफेस एरिया भी चेंज कर देंगे, कोई कहे कि मान लो मैंने 1 ग्राम दिया है लेकिन मैंने 1 ग्राम एक में लंप पे दिया है ना, फॉर्म में, एक में पाउडर फॉर्म में दे रखा है, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। वी कैन नॉट कंपेयर विद द प्रेशर, है ना, फिर हम ये थोड़ी ना ड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि पहले ही हमने ये कांस्टेंट चेंज कर दिया। जब भी कभी कभी हमें स्टडी करनी होती है क्योंकि किसी भी किसी फैक्टर के बारे में, तो बाकी सारे फैक्टर क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अभी तो तुम देख पाओगे कि भाई प्रेशर का इफेक्ट क्या आया है, तो आपने 2-4 फैक्टर एक साथ चेंज कर दिए, सरफेस एरिया भी चेंज कर दिया है ना, टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हो, प्रेशर भी चेंज कर रहे हो लगातार, कैन यू से एनीथिंग, नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग एनी लेट्स से सरफेस एरिया एनीथिंग, है ना। मास यहाँ पे बस ये सिग्निफाई कर रहा है कि कितने ग्राम यहाँ पे प्रेजेंट है।
so that you can calculate x by m per unit a, मतलब वो निकाल सको आप, है ना। 1 ग्राम में कितना एब्जॉर्ब हुआ। बी और ए क्या है, पहली बात तो बी यहाँ कोई दिख नहीं रहा है मुझे, और ए भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तुम बुकलेट खोल के लैंगनर आइसोथर्म पढ़ रहे हो बेटा, बी और ए। आएंगे भाई, आएंगे आएंगे, तो आगे आगे भागोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ये जो बातें बोली गई हैं यहाँ तक पहले। हाँ बोलो, क्या डाउट है, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ बोलो, हेलो। हम्म। सर एक डाउट था पहले वाले में, अगर अभी वो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा है, मतलब उतने टेम्परेचर तक की मतलब मैक्सिमम हम गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो अभी रूम टेम्परेचर का बात हम देख रहे हैं, तो हम तो क्या चाहते हैं कि एंट्रोपी कम करते हैं एंड एब्जॉर्प्शन इजी हो जाए, ज्यादा एब्जॉर्प्शन। तो अभी क्रिटिकल टेम्परेचर अगर कम होगा, मतलब नियरली रूम टेम्परेचर के पास होगा, तभी तो मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाना चाहिए ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। क्रिटिकल टेम्परेचर बस ये बता रहा है कि किसी गैस में नहीं, तुम किसी और डायरेक्शन में चले गए, डोंट नो कि तुम क्या समझ रहे हो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर एक इंडिकेशन है। मान लो 2 गैसेस दे रखी है, ये बताने का कि किस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। जिस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ये बात कह रहे हैं। अब जो तुम कह रहे हो वो सेंस नहीं बन रहा है, तुम किस बेसिस पे कह रहे हो, फिर से समझाओ, क्या है डाउट तुम्हारा। तो मतलब मेरा डाउट ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर में ही तो मतलब मैक्सिमम गैस हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो तो नहीं नहीं नहीं, वो मैक्सिमम गैस नहीं कन्वर्ट कर सकता, मतलब तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें गैस लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ राइट। हाँ, तो हमारा मानना यही है ना सर कि रूम टेम्परेचर में जब हम देख रहे हैं तो गैस का एंट्रोपी कम करके उसको एब्जॉर्ब करवाना है। तो मतलब नहीं यार, एंट्रोपी में कहाँ चले गए तुम, एंट्रोपी तो अपने आप कम हो रही है, कुछ नहीं कराना है, वो अपने आप एब्जॉर्ब होगा। एंट्रोपी वाले से हमसे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये गैस ज्यादा टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई हो सकती है, मतलब ऑब्वियसली टेम्परेचर पे हो ही जाएगी लिक्विफाई, है ना। मतलब आप उसको आपके पास एक लिबर्टी मिल गई कि आप जो है उसे ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विफाई कर सकते हो। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस टेम्परेचर से नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके लिक्विफाई होगा। तो ये कॉन्सेप्ट गैसीय स्टेट में देखा था क्रिटिकल टेम्परेचर का। यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर का रिलेशन केवल इतना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूल जो भी है, मान लो गैसेस मॉलिक्यूल, लेट्स से आई विल टेक एग्जांपल ऑफ SO2, है ना। SO2 में डाइपोल्स बन रहे हैं, पोलर है मॉलिक्यूल, है ना। इफ आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ H2, नॉन पोलर है, सरफेस एरिया भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे H2 के लिए बहुत ही वीक होंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग है इसलिए ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बस यही तो है। थैंक यू सर। ये और किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, राइट। अब यहाँ पे आ गया ये फॉर्म, now they are saying something, the validity of this isotherm can be verified according, हाँ बोलो अनुष्का,
आगे थोड़ी देर में ही चलेंगे। यस, अपनी अपनी बातें कहते हैं। हाँ सर 273 केल्विन पे उन्होंने वो ग्राफ डिक्रीज करवाया है क्या? डिक्रीज करवाया नहीं है, हो रहा है। टेम्परेचर मतलब बढ़ा रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन कम हो रहा है। यही तो समझाया था कि मान लो एक कांस्टेंट प्रेशर ले लो। सर मतलब वो 273 पे केमिसॉर्प्शन होगा ना? ये हम कह नहीं सकते कि किस टेम्परेचर पे केमिसॉर्प्शन होगा। वी कैन से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजियोप्शन थोड़ा कम हो सकता है, वो केमिसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकता है, बट देयर इज नो लिमिट कि इस पे केमिसॉर्प्शन हो जाएगा, उससे नहीं होगा। मतलब सर हाई प्रेशर पे x/m कांस्टेंट रहना चाहिए ना, वो डिक्रीज कैसे हो रहा है? इस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर थोड़ी ना है सॉरी 273। हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे तो इंक्रीज ही होगा ना। अभी तुम या तो हाई प्रेशर देख लो या फिर तुम क्या कहते हैं टेम्परेचर देख लो, दोनों चीजें वेरी कैसे कर सकते हो। अभी मैंने ये जो लाइन खींची है ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, राइट, एंड वी आर हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर। ये बता रहा है कि अगर मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो रहा है, फिजियोप्शन मतलब है ना, डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो गया है एक तरह से। मान लो धीरे धीरे आप 195 पे पहले आपने देखा इतने अमाउंट ऑफ गैस, मान लो यहाँ पे मैं ये यूनिट बोल दे रहा हूँ, ये 10 ग्राम गैस पर 1 ग्राम पे एड्सॉर्ब की, 10 ग्राम। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब ये यहाँ पे 5 ग्राम ही रहेगी, लेट्स से पर 1 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, है ना, ये गैस जो है वो 5 ग्राम डिसॉल्व हो गई, तो फिजियोप्शन कम हो गया ना। यही तो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, राइट, टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजियोप्शन घटता है। यस। अब कंफ्यूजन क्या है, वो मुझे तुम लोगों के कंफ्यूजन नहीं समझ पा रहे, बड़े यूनिक यूनिक कंफ्यूजन लेके आ रहे हो। तो ये मतलब कंफ्यूजन ये कि हाई टेम्परेचर पे मतलब सैचुरेशन आने पे वो x/m कांस्टेंट रहना चाहिए ना? सैचुरेशन आया कहाँ अभी, है ना, So, सैचुरेशन तो यहाँ आएगा, है ना, बिल्कुल वेरी हाई। सैचुरेशन टेंडिंग टू सैचुरेशन है ये, मतलब जैसे हम बोलो 99, 99.99, 100, एब्सोल्यूट 100 वैल्यू तो रीच करना तो एक तरह से हो गया वेरी हाई टेम्परेचर, तो इस 99 को ही 100 मान ले रहे हैं, ऐसा हो गया ये। ओके सैचुरेशन का मतलब वेरी हाई प्रेशर पे सैचुरेशन पहुंचेगा वो। ओके। मतलब सर डिसॉर्प्शन हो रहा है इसकी वजह से वो डिक्रीज हो रहा है ना? हाँ, फिजियोप्शन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाता है। तो अब कम कैसे होगा बताओ, एक्सप्लेन बताओ। मान लो मैं 195 से सेम, लेट्स से मैंने प्रेशर चेंज नहीं किया, मेटल थी उस पे गैस एड्सॉर्ब है, मुझे प्रेशर पता है, उसके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि इतना ग्राम एड्सॉर्ब हुआ होगा। अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, है ना, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस। कैसे होगी, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। यस सर। कंटेनर का प्रेशर क्या होगा, कंटेनर का प्रेशर बढ़ जाएगा घट जाएगा। घट जाएगा कंटेनर पे। कंटेनर का प्रेशर बढ़ेगा ना, गैस डिसॉल्व हुई तो क्या, यहाँ पहुंच गई ना। हाँ सर घट जाएगा ना? क्यों घटेगा, ये बताओ। एक मान लो कंटेनर है, उसमें गैस है, और नीचे ये मान लो ये, है ना, जितना ज्यादा अमाउंट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा उतना कम प्रेशर होगा ना कंटेनर में। हाँ कंटेनर में, यस सर, हाँ। कंटेनर का प्रेशर पूछ रहा था ना मैं। यस सर, सॉरी, हाँ। हम्म। कंटेनर में बढ़ जाएगा। यस सर, समझा। थैंक यू। आगे चलते हैं, राइट। हाँ बोलो। हेलो सर, हम्म। तो जो ये फिगर 5.1 करके दिया है वो एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में बता रहा है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में बता रहे हैं। केमिकल एड्सॉर्प्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट।
केमिकल एड्जॉर्प्शन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि किस तरह के टाइप्स ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए। एक्चुअली में केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है, जो मैं बता भी देता हूँ। अलग अलग है वैसे तो ग्राफ, तो इस तरह से आता है टेम्परेचर के हिसाब से, एक्स वाई एम। शुरुआत में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल के बाद फिर घटता है। जब तक एक्टिवेशन एनर्जी आपकी मीट हो रही है ना, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी एक सर्टेन लिमिट है, उससे अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है इसलिए इनको हम पढ़ नहीं रहे हैं, राइट। इफ यू आर गोइंग टू सर्च ना केमिसॉर्प्शन के ग्राफ तो कई सारे आएंगे, अलग अलग ग्राफ आ रहे हैं, बहुत सारे ग्राफ हैं, तो हमारे लिए जरूरी नहीं है इसलिए उनको छोड़ दो, इन पे देखो। एंड सर जो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन में भी 273 केल्विन वाला ग्राफ है ना, वो एक स्टेज के बाद डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, मतलब ये जो इन्होंने ड्रॉ किया है वो ऐसा मतलब अप्रोच टू कांस्टेंट है। अगर ये ड्राइंग में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, डिक्रीज नहीं होगा, सैचुरेशन में पहुंच जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, yeah. The validity of this isotherm can be verified using log. Okay. If it comes to be a straight line, the isotherm is valid, otherwise not. Right. What they are trying to say कि यार ये जो है ना straight line आना चाहिए, क्योंकि ऐसा है नहीं। ये slope क्या होता है, keep on changing होता है ना। 1/n, n की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, राइट, चेंज होती जा रही है ना, राइट। n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, मैंने बोला था ना 1/n की वैल्यू एट हाई प्रेशर टेंडिंग टू 0 है ना, और 1/n की वैल्यू एट लो प्रेशर टेंडिंग टू 1 है। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम बस यही है कि इस इक्वेशन की कि हम ये इक्वेशन क्यों फेल हो गई, मतलब इक्वेशन को फेल होने का रीजन ये है कि जो इन्होंने यहाँ ये बात कही है, इन्हें अलग अलग n की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, है ना। ये कोई ना ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं। इस ग्राफ को देख के तो लगता है ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो 1/n ऐसे आना चाहिए, राइट। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। 1/n की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है, यू कैन सी, है ना, 0 से 1 के बीच में वेरी कर रही है। 0 से 1 के बीच में वेरी करने का मतलब n की वैल्यू चेंज हो रही होगी, कीप ऑन कंटिन्यूअसली चेंजिंग, है ना, इसलिए। Right. The slope of straight line gives the value of 1/n. The intercept on y-axis gives the value of k. This isotherm explain the behavior of adsorption in approximate manner, है ना। तो यहाँ पे ये बात आपको देखनी है, this is in approximate manner. The factor 1/n can have values between 0 to 1, है ना। Probable range इन्होंने रखी 0.1 to 0.5. Thus equation holds a good over a limited range of pressure. इसमें ए और बी कहाँ है, इसमें तो मुझे दिख ही नहीं रहा है ए और बी। अच्छा ये ए और बी बोल रहे हो, ये दिस चेंज इन प्रेशर दे रखा है, ये बी चेंज इन लेट से, ये कुछ नहीं है, ये और ए और बी, राइट। और अच्छा ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरह से जैसे मैंने बताया ये स्लोप चेंज हो रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो स्लोप कांस्टेंट जो स्लोप मिलेगा वो आपको लिमिटेड प्रेशर रेंज में मिलेगा, कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये स्लोप चेंज होता जाएगा, 1/n की वैल्यू चेंज होती जाएगी। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, इट इज ए होल्स ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। हाई प्रेशर पे ये फेल हो जाता है। अभी इन्होंने लिखा है व्हेन 1/n इक्वल्स टू 0 x/m इक्वल्स टू कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये किस पे हो जाएगा,
हाई प्रेशर पे। 1 by n is equals to 1 when then adsorption varies directly with the pressure. ठीक है, ये दो बात है। Both the condition are supported by experimental results. Experimental isotherm always seem to approach a saturation at high pressure. This cannot be explained by Freundlich isotherms. Thus, it fails at high pressure. Right? इन्होंने जो बात बोली है उसमें ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली हम बोल रहे हैं, रिजल्ट्स हैं। एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे हम यहाँ इन्होंने क्या बोला हुआ है, राइट, ये जो ग्राफ है आपका, ये जो इक्वेशन है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक बात नहीं बोली है इसमें। इन्होंने ये स्पेसिफिक बात नहीं बोली कि 1/n क्या होना चाहिए, राइट। ये तो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाई प्रेशर पे ये ग्राफ जो है वो सैचुरेशन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बट दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट n की वैल्यूज क्या रहेंगी, है ना, क्या ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड होगा, राइट। दैट्स वाई जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म के हिसाब से जो वैल्यूज आ रही हैं, जो एक्सपेरिमेंटल आ रही हैं, वो पूरी तरह से मैच नहीं हो रही है, क्योंकि ये कंडीशन डिफाइंड नहीं है यहाँ 1/n की वैल्यू, ठीक है। तो ग्राफ का जो बिहेवियर है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ है। हाई प्रेशर पे ये जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो रहा है, एंड लो प्रेशर पे ये अप्रोक्सीमेटली जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। इसी बात को बेटर तरह से एक्सप्लेन करने का तरीका था लैंगम्यूर आइसोथर्म, जो कि यहाँ दे नहीं रखा है बट आपकी बुक में होगा। उन्होंने एक कांस्टेंट की जगह दो कांस्टेंट में इस इक्वेशन को दिया हुआ है, राइट। उन्होंने कुछ इस तरह से दे रखा है x/m इक्वल्स टू AP1 प्लस BP, ऐसा कुछ दे रखा है, राइट। x/m इक्वल्स टू where a and b are constant, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को अच्छे तरह से दे रखा है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, तो फ्रेंडलिक ने 1 कांस्टेंट दिया 1/n को, इन्होंने ये 2 कांस्टेंट में बांट दिया। देखो अगर मान लो लो प्रेशर है तो कह सकते हैं 1 इज मच ग्रेटर देन BP, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है, एंड देन वी कैन से x/m इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू AP, इट इज प्रोपोर्शनल टू P, है ना। तो x/m क्या हो जाएगा आपका, प्रोपोर्शनल टू P आ गया, है ना। लैंगम्यूर आइसोथर्म ये आपकी बुक में दे रखा होगा, तो वहां से पढ़ लेना। और हाई प्रेशर पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, यू कैन से कि ये जो 1 है वो मच लेस देन हो गया BP, राइट। यू कैन इग्नोर दिस 1 वैल्यू, यू कैन से x/m इक्वल्स टू A/B, से P कर दिया। You can say x/m is independent of pressure, है ना, is independent of pressure, high pressure पे ऐसा हो गया, तो that is better ना। इसमें फिर यहाँ पे n और n की वैल्यू हमें देखनी नहीं पड़ेगी, राइट। सो वी कैन से हमेशा a और b के टर्म्स में बोल सकते हैं, तो that's the advantage, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, ये जो दो आइसोथर्म है ये एक्सप्लेन क्या करनी है, एडजॉर्प्शन का नेचर, कि जब जब प्रेशर हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो फिर क्या होगा, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा शुरुआत में, है ना। जैसे इवेपोरेशन में आपको बताया था, है ना, जैसे ही आपने पानी को किसी क्लोज कंटेनर में डाला, शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। फिर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पॉइंट जब पहुंचने लग जाता है, सैचुरेशन पॉइंट में पहुंचने लग जाता है, फिर क्या हो जाता है ना, सैचुरेशन पे पहुंचने के बाद फिर उतना चेंज नहीं आता। वैसे यहाँ पे हो रहा है, अब ये सरफेस बिल्कुल खाली है तो ज्यादा से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का रेट कम होता जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। बस यही बात यहाँ पे, ये रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के दो आइसोथर्म है, ये फ्रेंडलिक आइसोथर्म है, राइट, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करी गई है। और इसमें बोल देना है, इसमें याद रखना, इट फेल्स एट हाई प्रेशर बिकॉज नॉट मेंशनिंग एनी लेट्स से स्पेसिफिक थिंग, n की वैल्यू कहाँ होगी, क्या होगी, है ना। एंड द बेटर वे इज लैंगम्यूर आइसोथर्म।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, रिजल्ट समझ में आ गए। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे गैस के लिए प्रेशर इज कंसंट्रेशन टर्म, गैस के लिए प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर इज कंसंट्रेशन टर्म, इट इज जस्ट टेलिंग यू हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। वैसे ही सॉल्यूशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन इज, है ना, मोलारिटी, मोलारिटी इज कंसंट्रेशन टर्म। बस अब यहाँ पे अगर हमें वही लिखना होगा तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे पी की जगह हमने सी लिख दिया, कंसंट्रेशन, राइट, सेम बिहेवियर, राइट, तो इट इज सेम। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब आप इसको पढ़ लेना, वही सेम है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ये सॉल्यूशन फेज में, सॉल्यूशन फेज का मतलब क्या है, पानी में आपका कुछ गैस नहीं है, अभी पानी में मान लो ये डस्ट पार्टिकल है, तो आपने यहाँ चारकोल नीचे डाल दिया है, तो हाउ मच इट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्बिंग दिस एब्जॉर्ब वेट, है ना, ये कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहे होंगे और इनमें क्या कंडीशन होगी, तो सिमिलर कंडीशन है। The absorption depends on the nature of adsorbent particle, right? Depends on the concentration of solute particle. तो जो प्रेशर वाली बात थी वहां पे बस ना आपको कंसंट्रेशन ना, बाकी सब कुछ सेम है। चलते हैं आगे। एप्लीकेशन, phenomena of adsorption finds a number of application, important ones are production of high vacuum। क्या होता है, वैक्यूम जब भी बनाते हैं तो आपको क्या होता है, करना पड़ता है, गैस को बाहर निकालना पड़ता है, राइट। आफ्टर ए सर्टेन लिमिट, जब बहुत कम गैस रह गई है यहाँ पे, and it becomes impossible, kind of difficult, very difficult to, let's say, remove the remaining gases। तो क्या करते हैं, हमें वैक्यूम बनाना है तो थोड़ा सा यहाँ पे एड्सॉर्बेंट डाल देंगे उस पॉइंट के बाद, है ना। जैसे मान लो गैस ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ऑलरेडी कम है, 10⁻³ mmHg है, मान लो ऐसा कुछ बहुत कम है ऑलरेडी, तो क्या किया आपने यहाँ पे कुछ एड्सॉर्बेंट डाल दिया है, इस एड्सॉर्बेंट पे क्या होगा, बाकी रिमेनिंग गैस एड्सॉर्ब हो जाएगी, वैक्यूम बन जाएगा। समझ में आया, जहाँ वैक्यूम बनाना है वहां इस तरह से बना लेंगे। गैस मास्क ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है, गैस मास्क की। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सिलिका और ये एल्यूमिनियम जेल, इनका काम क्या है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर देना। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, ये शुगर सॉल्यूशन में है ना, ब्राउन कलर उसका रिमूव कर देते हैं, राइट। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, राइट, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट मतलब कैटालिसिस इज द एक्शन, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे कैटालिस्ट के, वहां पे ये सब आएगा। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, अगर कहीं पे मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं और हम चाहते हैं कि इनर्ट गैसेस मिल जाए हमें पता है कि इनर्ट गैसेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, बाकी सारी गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, इनर्ट गैसेस विल नॉट, और उनका एब्जॉर्प्शन कम होगा तो मिल जाएंगी। क्यूरिंग डिसीजेस, जो आपकी मेडिसिन हैं वो एब्जॉर्प्शन पे ही काम करती हैं, राइट, डेवलप होती हैं, तो ये लेट्स से डिसीज वगैरह हो रही है और कोई पार्ट इन्फेक्टेड है ऐसा समझ लो, तो वहां पे अगर आपने जो मेडिसिन लगाई है या जो दवाई आपने खाई है उसका एब्जॉर्प्शन होगा और उसी के हिसाब से फिर, है ना, वो बैक्टीरिया किल, जो भी है वायरस वगैरह किल होगा। फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस, आपको पता है कि सल्फाइड ओर पे आगे ये जो फ्रॉथर होते हैं, फ्रॉथ कलेक्टर हो रहे हैं, राइट, फ्रॉथ कलेक्टर और स्टेबलाइजर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और उसको फिर खींच के ऊपर लेके जा, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, राइट, तो दैट इज जस्ट गोइंग टू टेल यू कि यार कोई पर्टिकुलर लेट्स से एब्जॉर्प्शन हुआ या नहीं, एक बार पढ़ लेता हूँ इस पॉइंट को। Surfaces of certain precipitates such as silver halide have property of absorbing some dyes like eosin, fluorescein, है ना, ये सब, thereby producing a characteristic color at the end point। अच्छा, एक तरह से हो गया आपका इंडिकेटर, राइट, इंडिकेटर बिकॉज ऑफ द एड्सॉर्प्शन। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ लिया आपने, क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है,
नहीं पढ़ी है। हाँ। होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक टू सेपरेट मिक्सचर्स, राइट। जैसे मान लो एक कोई सॉल्यूशन है, कौन है ये भाई, ये तो जा भी नहीं रहा चलो अभी, चलो अभी छोड़ देते हैं, अभी ऐसे भी किया है। एनीवे देखो, कॉलम में होता क्या है, जैसे मान लो you want to detect a certain substance is there or not in a solution, है ना। मान लो कि आपका ये सॉल्यूशन है और you want to check कि एक certain मतलब जो है सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं है। आप क्या करते हो, इस certain सब्सटेंस को इधर डाल देते हो। यहाँ पे एक एड्सॉर्बेंट का मिक्सचर हो, मतलब एड्सॉर्बेंट रहता है ना। अब उसमें जैसे ही आप इसमें डालोगे तो फिर क्या होता है कि इसकी अपनी इंटरेक्शन के कारण ये नीचे की तरफ, मतलब कितना एड्सॉर्ब हो सकता है उसके हिसाब से ये मूव करना चालू करता है। अलग अलग जोन में जा जाके, अलग अलग जोन में जा जाके ये एड्सॉर्ब हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये सब्सटेंस है इसमें या नहीं, ये वाला सब्सटेंस है या नहीं, है ना। दैट डिपेंड्स ऑन किसका किसके साथ कितना अट्रैक्शन है, कितने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस के हिसाब से एड्सॉर्प्शन होता है। तो अलग अलग जोन पे आ जाता है। तो इसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या आइडेंटिफाई करता है कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है या नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूँ कि कोई इंक है और उसमें कोई कलर आ रहा है, लेट्स से येलो और लेट्स से रेड और समथिंग, इसका मिक्सचर है, लेट्स, है ना। दो, येलो इज द कंपोनेंट बिकॉज ऑफ सर्टेन डाई एंड रेड इज द लेट्स से कंपोनेंट ड्यू टू सर्टेन अदर डाई, है ना। आपको पता भी है कि पहले रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना, आरजीबी, है ना, इन तीनों से मिलके सारे कलर बनाए जाते हैं, राइट। अच्छा, तो कोई इंक है उसमें ये तीन कंपोनेंट है, लेट्स जस्ट इमेजिन, ठीक है। और तो रेड कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू किसी अदर सब्सटेंस के कारण आया है, मान लो ए बी एंड सी, ये तीन डाई हैं ए बी सी के कारण आया है, कोई पर्टिकुलर इंक है। हम जब इसमें डालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या ये कलर केवल ए और बी के कारण है, क्या ये कलर केवल बी और सी के कारण है, या तीनों के कारण है। कैसे, जब आप इसमें डालोगे तो इन तीनों सब्सटेंस की इस एड्सॉर्बेंट से जैसे क्या बोलना चाहिए, जिस तरह का अट्रैक्शन होगा उसके हिसाब से उस लेवल पे जाके ये एड्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन यू क्लियरली सी, अच्छा ये ग्रीन दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है और ये ब्लू दिख रहा है, देन यू कैन से अच्छा ओके ये तीनों प्रेजेंट है या फिर दो प्रेजेंट है, काइंड ऑफ। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस थोड़ा समझ में आया? आर यू एबल टू रिलेट दिस पार्ट? ठीक है, तो उसमें मेन जो मैकेनिज्म, जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो है एड्सॉर्प्शन का, ठीक है। इसी तरह से होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, इस पे भी चले चले जाते हैं क्योंकि क्रोमेटोग्राफी भी आपको पता होनी चाहिए, तो थोड़ा समझा देते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। और लेट्स से ये मुझे लगता है मुझे दोबारा से करना पड़ेगा ये, एक मिनट फिर से शेयर करता हूँ। आपकी एक क्लास भी है ना अभी, तो जल्दी से बता देता हूँ, राइट, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, एक लेट्स से सॉल्यूशन लेते हैं, राइट। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई डाई है, तो डाई के साथ मान लो आपने कोई सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट क्या करता है, डाई के मॉलिक्यूल्स इसके सॉल्वेंट के कारण मूव करते हैं, है ना। सॉल्वेंट में घुल गए और आपने क्या किया, एक पेपर यहाँ पे डाल दिया, तो बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये क्या है, स्टेशनरी फेज है। जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हमने एड्सॉर्बेंट डाला था वो स्टेशनरी था, और ऊपर से जो सॉल्यूशन डाला वो मोबाइल फेज है। तो ये जो डाई प्लस सॉल्वेंट है ये मोबाइल फेज है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आपने इसमें डाला तो यहाँ पे आपको पता है कैपिलरी एक्शन, जैसे आपने कोई पेपर को पानी में डाला होगा तो
उसके कारण वाटर के पार्टिकल्स है ना, वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है, राइट। सॉल्वेंट जो है इस पेपर पे ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। सॉल्वेंट के कारण ये डाई पार्टिकल्स, डाई के मॉलिक्यूल्स भी ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे और अपनी वजन के हिसाब से, अपने मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से एक पर्टिकुलर जगह जाके स्टॉप हो जाएंगे। हो जाएंगे, इतनी बात समझ में आ रही है? एक पर्टिकुलर जगह पे जाके स्टॉप हो जाएंगे कि भाई यहाँ तक पहुंच गए, राइट। ये फिर आपने ये सुखा लिया है ना, जो भी है, राइट। तो आपको ये पता चल गया, अच्छा इसमें सेपरेशन हो गया, मान लो अलग अलग कलर के हैं, उनके अलग अलग मॉलिक्यूलर मासेस होंगे, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक है। इससे क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। यू कैन आइडेंटिफाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेट्स से कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। कई बार ये कंपाउंड दिखते नहीं है तो इन पे आयोडीन की वेपर डाली जाती है, राइट। तो हो सकता है वो आयोडाइड, कुछ कंपाउंड आयोडाइड टाइप बनाते हो तो उसके कारण कलर दिख जाएगा, या फिर इनको अल्ट्रा यूवी वायलेट लाइट में जाके देखा जाता है, तो जो कंपाउंड विजिबल में कलर नहीं दे रहे हैं वो यूवी में कुछ डिटेक्ट हो जाते हैं, ऐसे मतलब डिटेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। मैं क्रोमेटोग्राफी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होती है कि मान लो आपने एक कंसंट्रेशन के हिसाब से बताया कि अगर इतनी कंसंट्रेशन हुई तो पार्टिकल इतना मूव करेगा, लेट्स से 0.1 मोलर है, उसके हिसाब से इतने हाथ तक जा रहा है। यहीं पे अगर मान लो यहीं तक मूव किया, ग्राफ बन जाएगा आपको, है ना, डिस्टेंस का कि ये कितना जा रहा है, राइट, कितना इसके साथ मूव हो रहा है। एंड देन यू विल ड्रॉ अ ग्राफ। और अगर आपको अननोन लेट्स से कोई भी कंपाउंड है, आपको पता नहीं है, आपने सॉल्यूशन में डाला, आपको नहीं पता है कंसंट्रेशन, राइट, पुट द पेपर इनटू इट, आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मिली, यू हैव ड्रॉन दैट डिस्टेंस, तो आपको कंसंट्रेशन मिल गई। तो इस तरह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी यूज होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्रोमेटोग्राफी। एनीवे, डन एडजॉर्प्शन। दो मैंने, मेरे को लग रहा था कि आज मैं कैटालिसिस भी पढ़ा दूंगा, बट आपको क्या पढ़ना है, आपको बुक से लैंगम्यूर आइसोथर्म एक बार और लेना है, ठीक है। लैंगम्यूर आइसोथर्म एक्सप्रेशन यही है ना, मेन चीजें मैंने बता दी हैं, पढ़ लेना। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आएंगे वो आते हैं कोलाइडल में, है ना, गोल्ड नंबर वगैरह मतलब क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव। न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े हैं, वो आगे आएंगे। तो एडजॉर्प्शन में इतना ही है आई थिंक, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल, अपनी 3 घंटे की क्लास है, उसमें ये सब खत्म किया जाएगा। बाय बाय।